career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। तुम जीत गई वर्षा रानी, हम हार गए। ठीक है, हम आई रात यहाँ रहकर तुम्हारी रखवाली करेंगे। वो खुशी से निहाल हो गई। नौकरानी कॉफी लेकर आ गई थी, मगर उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। वर्षा ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि जब मैं और वो कमरे में अकेले हों तो वो पूछ कर अंदर आए। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो वर्षा दौड़कर दरवाजे पर गई और नौकरानी से कॉफ़ी की ट्रे खुद लेकर आ गई। उसने अपने हाथ से कॉफ़ी बनाकर मुझे दी और कहने लगी, महाराज, आज की रात मैं कितनी खुशकिस्मत होंगी कि मेरे घर में आकाश के देवता उतरेंगे। मैंने दिल में कहा, देवता कहाँ से उतरेंगे, बस मैं ही हूँगा और तुमसे खुफिया फौजी प्रोजेक्ट का राज मालूम करके चला जाऊँगा। फिर शायद कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। दोपहर का खाना मैंने वर्षा के घर पर उसके साथ ही खाया। मैंने अपनी खुफिया कमीगाह पर जाकर कमांडो शेरबाज को सारे वाक़ये की रिपोर्ट दी तो वो हंस पड़ा। तो गोया आज की रात तुम वर्षा के यहाँ मेहमान होगे। मैंने कहा, मजबूरी है शेरबाज खान, वरना तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। वो बोला, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ। इसका मतलब है कि अब तुमसे कल ही मुलाकात होगी। वर्षा रानी से मैं कह आया था कि मुझे जंगल में एक ज़रूरी जड़ी बूटी की तलाश में जाना है। मैं रात होते ही वापस आ जाऊंगा। चुनाचे शेरबाज खान के पास ही शाम तक बैठा अपने मंसूबे के बारे में गौर करता रहा। शाम को अंधेरा गहरा हो गया तो मैंने साधुओं वाले लिबास के ऊपर गहरे रंग के गर्म कंबल की बुक्कल मारी और मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। बर्फ उस रोज़ भी नहीं गिरी थी। आसमान को बादलों ने ज़रूर ढांप रखा था। रेडियो टेलीविज़न पर मौसम का हाल बताने वाली ने कहा था कि श्रीनगर और उसके आसपास की पहाड़ियों में रात को बर्फ़ गिरने का इम्कान है। मैं वर्षा रानी के ऑफिसर क्वार्टर में पहुंच गया। वो ड्राइंग रूम में बैठी बेचैनी से मेरी राह देख रही थी। उसने मेरे लिए 3-4 किस्म के खाने तैयार करवा रखे थे। खुद भी खूब बन संवर कर बैठी थी। फौरन मेरे लिए कश्मीरी चाय ले आई और कहने लगी, महाराज, आज मेरे घर में चंद्रमा ने प्रवेश किया है, यानी मेरे घर में चांद उतर आया है। मैं उससे अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के खुफिया इमरजेंसी दरवाजे का राज मालूम करने के लिए बेताब था, मगर वो हर बार हंस कर टाल जाती थी और यही कहती कि रात के पिछले पैर बता दूंगी। बड़ी बेतकल्लुफ़ हो रही थी। मैं खामोश बैठा उसके जज्बात का तमाशा देख रहा था। इस किस्म के हालात में इंसान वाकई अपने जज्बात के हाथों तमाशा बन जाता है। ड्राइंग रूम में ही एक तरफ डाइनिंग टेबल लगी थी। हमने डाइनिंग टेबल पर बैठकर रात का खाना खाया। खाना वाकई बड़ा लजीज था। इसके बाद कश्मीरी कावा आ गया। मैंने असल बात छेड़ दी और कहा, वर्षा रानी, मेरा ख्याल है अब तुम्हें वो राज बता देना चाहिए जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ रात रहने पर मजबूर किया है। वो हंसकर बोली, महाराज, वो राज तुम्हें उस वक्त बताऊंगी जब आधी रात गुजर जाएगी। मैंने ज़रा सख्ती से कहा, तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो वर्षा। वो हाथ बांध कर बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मगर मैंने भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाई थी कि अपने खामद का राज उस वक्त बताऊंगी जब आधी रात गुजर जाएगी। उस वक्त मुझ पर पाप नहीं लगेगा। अजीब ज़ईफ़ुल इत्क़ाद औरत थी। यहाँ भी वो देवताओं को बीच में ले आई थी। मैंने दिल में सोचा, चलो ठीक है, मुझे तो रात यहीं रहना है। अब नहीं बताती 3-4 घंटों बाद बता देगी। मैंने कहवा पीने के बाद कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। इसके बाद रात को उठकर मुझे तपस्या भी करनी होगी। वो बड़ी शौक़ी से बोली, महाराज, आज रात आप हमारे बेडरूम में ही सोएंगे। फिर फ़ौरन ही कहने लगी, घबराएं नहीं महाराज, मैं कलीन पर या सोफे पर सो जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप बेडरूम में सोएं ताकि हमारे बेडरूम के पाप भी जड़ जाएं और वो पवित्र हो जाए। वो मुझे जिस तरह कह रही थी मैं उसी तरह करने पर मजबूर था। मैंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बेडरूम में ही सो जाएंगे। वो मुझे बेडरूम में ले गई। बेडरूम में सिर्फ कोने वाला टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी बड़ी मदम और ख्वाब अंगेज थी। फिजा अंग्रेजी परफ्यूम की खुशबू से लबरेज थी। डबल बेड पर बिस्तर लगा था। 2 कंबल तय करके रखे हुए थे। आतिशदान में आग की बजाय बिजली का हीटर जल रहा था। फिजा गर्म और खुशबूदार और रुमान अंगेज थी। मैं बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ गया। वर्षा रानी ने मेरे जूते और त्रिशूल कोने में ले जाकर रख दिए। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई और कहने लगी, महाराज, मैंने पढ़ा है कि आकाश के देवता जब किसी देवी पर खुश होते हैं तो खुद भी सोमरस पीते हैं और देवी को भी सोमरस पिलाते हैं और फिर खुशी से रक्स करते हैं। महाराज, आप भी मेरे लिए आकाश के देवता हैं। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी देवी बना लें। मैं जन्म जन्म आपकी दासी रहूँगी। मैं सोमरस लाती हूँ, आप भी पिएं और मुझे भी अपने हाथ से पिलाएं ताकि मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएं। वो औरत हद से आगे जा रही थी, जो मैं नहीं चाहता था, और फिर अभी तक उसने मुझे वो राज भी नहीं बताया था जिसकी खातिर मैं ये सारा ड्रामा खेल रहा था। शराब से मुझे सख्त नफरत थी और गैर औरत मेरे लिए हराम थी। वो उठकर गई और अलमारी से स्कॉच की बोतल और शीशे के 2 गिलास उठा लाई।
मैंने उसी वक्त एक्शन का फैसला कर लिया। मैं पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गया और जलाली आवाज़ के साथ बोला, सुन वर्षा सुन, अर्जुन सिंह की पत्नी सुन, तेरे दिल में जो बुरा ख्याल पैदा हो गया है उसे दिल से निकाल दे। अगर तूने ऐसा न किया तो याद रख, अग्नि सांप अभी ज़मीन के अंदर से निकल कर आ जाएगा और तुझे डस लेगा, फिर मैं भी तुझे नहीं बचा सकूंगा। इस शराब की बोतल को वहीं अलमारी में जाकर रख दे। चल चल जल्दी कर। वर्षा डर गई। उसी वक्त शराब की बोतल अलमारी में रख दी और हाथ जोड़कर मेरे सामने कलीन पर बैठ गई। महाराज, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई है। मैं ऐसा ख्याल फिर कभी अपने दिल में नहीं लाऊंगी। मैं उसी वक्त सोचने लगा कि वाकई अगर मैं साधु सिन्यासी के बेस में न होता तो अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो सकता था। मैंने बाजू ऊपर उठाकर एक श्लोक पढ़ा और कहा, मेजर अर्जुन सिंह की पत्नी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तेरी भलाई के लिए, तेरी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, और तू मेरी तपस्या भंग करना चाहती है। वो तो रोने लगी। महाराज, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा, सुन वर्षा रानी, तुझे अपने पति की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। अगर तूने अपने पति को धोखा दिया और उसकी इज्जत को बट्टा लगाया तो याद रख, अगले जन्म में तू नागन बनकर पैदा होगी और 1 करोड़ साल तक नागन ही का जन्म लेती रहेगी। मेरी इन बातों ने वर्षा पर लर्जा तारी कर दिया। वो खौफ से कांपने लगी। तब मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तू बुराई और पाप के रास्ते पर चल पड़ी थी मगर वापस आ गई है। देवताओं ने तुझे माफ़ कर दिया है। अब मेरी बात गौर से सुन। अग्नि सांप तुझे डसने के लिए मंसूबे बना रहा है। मुझे फौरन बता कि जहाँ तेरा दुश्मन सांप जमीन के नीचे मौजूद है वहाँ तक जाने का खुफिया रास्ता कौन सा है, और तेरे पति मेजर अर्जुन सिंह ने तुझे क्या बताया था। महाराज, अर्जुन जी ने मुझे बताया है कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का एक इमरजेंसी रास्ता भी है। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर वहाँ हंगामी हालात पैदा हो जाएं, मसलन गैस लीक करने लगे या आग लग जाए, तो लोग उस रास्ते से बाहर निकल सके। मैंने पूछा, वो रास्ता किस जगह पर है? इसके बाद डोगरा मेजर की बीवी ने बड़ी तफसील के साथ राज की वो सारी बातें बयान कर दी जो उसे उसके खामद ने बताई थी। आपको ये सारी तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं और कमांडो शेरबाज कमांडो ऑपरेशन पर निकलेंगे तो आपको खुद बहुत सारी बातें और अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के इमरजेंसी दरवाजे के बारे में इल्म हो जाएगा। उसने मुझे ये भी बताया था कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में 3 कमरे सिर्फ कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से पूछगछ करने के लिए मखसूस हैं। उनमें एक टार्चर सेल है और एक में 3 कश्मीरी औरतें कैद हैं और दूसरे कमरे में 4 कश्मीरी मुजाहिद बंद हैं। ये लोग 3 माह से वहाँ कैदोबंद और टार्चर की अज़ीतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके बारे में इंटेलिजेंस ने यह मशहूर कर रखा है कि ये 4 मुजाहिद और 3 कश्मीरी औरतें एक फौजी जड़ा पे मारे गए हैं। मैं ये तीनों कमरे प्रोजेक्ट के सुरंग में उस वक्त देख चुका था जब मैं मेजर अर्जुन सिंह के साथ अग्नि सांप की तलाश में वहाँ से गुजरा था और मुझे एक औरत और 2 मर्दों के कराहने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली तो डोगरा मेजर की बीवी वर्षा सिंह से कहा, वर्षा, अगर तुम्हारे पति देव ने तुम्हें कोई और बात बताई है तो वो भी मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारे दुश्मन अग्नि सांप का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर जाऊँ। वर्षा बड़े अदब से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, पति देव ने जो कुछ बताया था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अर्जुन जी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, बस ठीक है, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं कल आधी रात को अग्नि सांप को मारने के लिए निकल पड़ूंगा। इस दफ़ा दुश्मन सांप मेरे हाथों नहीं बच सकेगा। मैं उसे हलाक करके उसके टुकड़े लाकर तुम्हें दिखाऊंगा। महाराज, आप भगवान के अवतार हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। उस वक्त रात काफ़ी गहरी हो गई थी। इतनी सख्त सर्दी और बर्फ़ में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने वर्षा से कहा, अब तुम यहाँ अपने बेडरूम में आराम से रात बसर करो, हम ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर आराम करेंगे। वर्षा रानी जल्दी से उठकर अदब से खड़ी हो गई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो मेरे पीछे पीछे आई। ड्राइंग रूम में भी बिजली का हीटर जल रहा था। मैं सोफे पर लेट गया। वर्षा ने मुझ पर अलमारी में से कंबल निकाल कर डाल दिया और मेरे पाँव बड़े एहतराम से छूकर कमरे से निकल गई। इसके बाद मैं भी सो गया। अगले रोज़ मैं मुँह अंधेरे अपनी कमीगाह में पहुँच गया। कमांडो शेरबाज दिन के 10 बजे आया। मैंने उसे सारी तफसील बयान कर दी। वो बड़ा खुश हुआ। अंडरग्राउंड फौजी प्रोजेक्ट के इमरजेंसी गेट का उसे भी इल्म नहीं था। यही एक राहदारी थी जहाँ से हम ज़ेर ज़मीन सुरंग में दाखिल हो सकते थे। कमांडो शेरबाज कहने लगा, हमारा मिशन सबसे पहले ज़ेर ज़मीन तहखानों में कैदोबंद की अज़ीतें बर्दाश्त करने वाले अपने मुजाहिदों और मुजाहिद ख़वातीन को निकालना होगा। इसके बाद हम वहाँ पर मौजूद असाबी गैस के ज़ख़ीरे को तबाह करेंगे। मैंने खदशे का इजहार करते हुए कहा, क्या गैस के ज़ख़ीरे को तबाह करने से उस सारे इलाके में हलाकत खेज गैस नहीं फैल जाएगी? कमांडो शेरबाज कहने लगा, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में हम गैस के सिलेंडरों को या जिन कंटेनरों में भी असाबी गैस जिस हालत में मौजूद है इस तरह तबाह करेंगे कि ऊपर की सारी ज़मीन एकदम नीचे बैठ जाएगी और गैस का ज़ख़ीरा ज़मीन में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इस तरह दब जाने से गैस बाहर नहीं निकल सकेगी। मैं सोच में पड़ गया। धमाका खेज टेक्निक की थोड़ी बहुत महारत मैं भी रखता था। मैंने शेरबाज से कहा, शेरबाज, इसके लिए तो हमें ज़ेर ज़मीन सुरंगों में कई एक जगहों पर इंतहाई धमाका खेज बारूदी स्टिकें लगानी पड़ेंगी और उन सब को तारों के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक करना होगा
ताकि बटन दबाने से सारा धमाका खेज मवाद एक साथ फटकर तमाम अंडरग्राउंड सुरंगें एक साथ बैठ जाएं। कमांडो शेरबाज कहने लगा, हमारे पास इस काम का एक माहिर मौजूद है और इंतहाई जदीद टेक्निकल सामान भी हमें मिल जाएगा। ये सारा सामान जिसमें रिमोट कंट्रोल और डायनामाइट की ज़बरदस्त धमाका करने वाली स्टिकें भी हैं, हमने इंडियन फौजी कैंपों में छापा मारकर हासिल किया हुआ है। हमें सिर्फ ज़मीन के नीचे सुरंगों और कमरों और दरवाज़ों के मेहराबों में बारूदी स्टिकें लगानी होगी। उन्हें एक दूसरे से तारों के जरिए मुंसलिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा काम रिमोट कंट्रोल करेगा। रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने से सुरंगें एक ही दफ़ा फट कर बैठ जाएंगी और इसके साथ ही प्रोजेक्ट का सारा अमला और गैस का सारा ज़ख़ीरा जो वहाँ पर मौजूद होगा करोड़ों मन मिट्टी के नीचे दफन हो जाएगा। लेकिन ये हमारा दूसरा मिशन होगा। पहला मिशन ये होगा कि हम अपने मुजाहिदों को वहाँ से निकाल लेंगे। मैंने उससे पूछा, इसके लिए हमें इंतहाई एहतियात से कोई हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। शेरबाज खान ने कहा, एहतियात सिर्फ इतनी करनी पड़ेगी कि जब तक हमारे मुजाहिद ज़मीन दोस्त खानों से बाहर निकल कर रपोश नहीं हो जाते, वहाँ किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि रात के वक्त भी वहाँ संतरी गार्ड मौजूद होंगे और ये कोई आम चौकीदार नहीं होंगे बल्कि तरबियत याफ्ता फौजी होंगे। मैंने कहा, हम दोनों इस मिशन पर जाएंगे या हमारे साथ कोई और भी कमांडो होगा? शेरबाज खान ने कहा, हमारे साथ सिर्फ कमांडो मजीद भट्ट होगा। वो तजर्बाकार कश्मीरी कमांडो है और इससे पहले कई मिशन पर हमारे साथ जा चुका है। मैंने शेरबाज खान से कहा, तो फिर हमें इस कमांडो ऑपरेशन में देर नहीं करनी चाहिए। इस वक्त अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का इंचार्ज मेजर अर्जुन सिंह भी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दिल्ली गया हुआ है। उसकी बीवी कह रही थी कि उसे वहाँ 4-5 दिन लग जाएंगे। हमें उसकी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर दोनों मिशन मुकम्मल कर लेने चाहिए। कमांडो शेरबाज ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, हैदर अली, हमें सबसे पहले खुद रात की तरीके में जाकर इमरजेंसी गेट और उसके आसपास के माहौल का जायज़ा लेना होगा, क्योंकि जब तक सारी जगह का नक्शा हमें मालूम नहीं होगा हम कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। मैंने कहा, यह काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। शेरबाज कहने लगा, हमें इस रिस्की मिशन पर दिन के वक्त जाना होगा ताकि जिस मकाम से हमें अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में दाखिल होना है उसे दिन की रोशनी में अच्छी तरह देख ले। मैंने उसके जवाब में कहा, लेकिन वहाँ तो फ़ौज का सख्त पहरा होता है। एक फरलांग तक किसी सिविलियन को उस इलाके में आने की इजाज़त नहीं है। हम वहाँ गए तो पकड़े जाएंगे। शेरबाज बोला, इसके लिए हमें कोई भेष बदलना पड़ेगा, या तो हम डोगरा फौजी बनकर जाएंगे। अगर हम डोगरा फौजी बनकर गए तो ज़ाहिर है हमें कुछ मालूम नहीं होगा कि वहाँ किस रेजिमेंट के फौजी जवान मौजूद हैं। अगर ये मालूम भी हो जाए तब भी खतरा है कि हम अजनबी होंगे, हमसे पूछताछ हो सकती है। मैंने कहा, तो फिर किसी सिविलियन बेस में जाते हैं। शेरबाज बोला, वहाँ तो एक फरलांग तक कोई सिविलियन दाखिल नहीं हो सकता, हम वहाँ कैसे जाएंगे? मैंने कहा, फिर एक ही तरीका हो सकता है और वो ये है कि तुम यहीं ठहरोगे। मैं अपने उसी साधुओं वाले बेस में वहाँ जाऊँगा। किसी फौजी ने पकड़ा तो कह दूंगा कि जड़ी बूटियों की तलाश में हूँ। वैसे भी जोगियों से फौजी भी डरते हैं कि उनसे बात की तो वो कोई बद्दुआ न दे दे। काफ़ी देर तक हम इस स्कीम पर गौर करते रहे। आखिर यही फैसला हुआ कि मैं तीसरे पैर अंडरग्राउंड खुफिया फौजी प्रोजेक्ट के इमरजेंसी गेट की तरफ जाऊंगा और खुद उस जगह का मुशाहिदा करूंगा जहां से हमें रात की तरीकी में ज़मीन 2 सुरंगों में दाखिल होना है। सारा दिन मैं और शेरबाज के मीका के तहखाने में ही रहे। तीसरे पैर मैंने साधुओं वाले कपड़े पहने, हाथ में त्रिशूल पकड़ा, कंधे पर गिरवे रंग का ही गर्म कंबल डाला, सर पर उसी रंग की ऊनी टोपी पहने और जो जगह मेजर की बीवी ने मुझे बताई थी कि वहाँ इमरजेंसी दरवाजे की राहदारी है उस तरफ रवाना हो गया। रात और दिन को भी बर्फबारी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कई जगहों पर बर्फ पिघल चुकी थी। सड़कों पर से बर्फ हटा दी गई थी। शहर में ट्रैफिक जारी थी। खुफिया प्रोजेक्ट शहर के बाहर छोटी बड़ी पहाड़ियों के दरमियान था। मैंने एक मोटर रिक्शा पकड़ा और अपने टारगेट से काफ़ी पीछे रिक्शा छोड़ दिया। यहाँ से मैंने रुक रुक कर सामने वाले छोटे पहाड़ी टीलों को गौर से देखा, जिनकी दूसरी जाने वादी में अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का कैंप था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, कश्मीर में भारतीय मकबूजा फ़ौज ने इस प्रोजेक्ट को खुफिया रखने की कोशिश की थी और वहाँ ना तो कोई फ़ौजी कैंप लगाया था, न ज़ाहिरी तौर पर फ़ौजी गार्ड ही के ही रखे थे। अगरचे मेजर की बीवी की ज़ुबानी मुझे मालूम हो गया था कि जहाँ से बड़ा दरवाज़ा ज़मीन के अंदर जाता है वहाँ दोनों जानिब ऊपर टीले पर मशीन गन के मोर्चे बने हुए हैं। और डोगरा मेजर जब मुझे लेकर उस प्रोजेक्ट में गया था तो मशीन गन के उन पट्टों को मैंने करीब से भी देख लिया था। भारतीय फौजी हाई कमान इस असाबी गैस तैयार करने वाले प्रोजेक्ट के बारे में खुसूसी तौर पर बड़ी राजदारी से काम ले रही थी। वैसे कोई फौजी चलता फिरता दिखाई नहीं देता था, लेकिन चारों तरफ टीलों के ढलानों पर मशीन गनों के मोर्चे बने हुए थे, जिनमें बैठे फौजी हर वक्त इलाके पर दूरबीनों से निगाह रखते थे कि कोई बाहर का आदमी वहाँ न आ जाए। मैं साधु बनकर वहाँ आया था, मुझे छुपने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके बावजूद एहतियात से काम ले रहा था और प्रोजेक्ट के सामने की जानिब से आने की बजाय मैं पीछे की जानिब से टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। ढलान पर कहीं कहीं सफ़ेद बर्फ़ जमी हुई थी, दरख्तों पर भी बर्फ़ नज़र आ रही थी। इर्द गिर्द कोई आदमी नहीं था, कहीं कोई बकरी या चरवाहा भी दिखाई नहीं दे रहा था। डोगरा मेजर की बीवी ने मुझे बताया था कि अकबी टीले की दूसरी जानिब नीचे बाएं तरफ चिनार के 3 दरख्त साथ साथ खड़े हैं। उनके पीछे एक ऊंचा टिब्बा है, उस टिब्बे के नीचे प्रोजेक्ट का इमरजेंसी रास्ता है।
उसने बताया था कि ज़ेरे ज़मीन से आने वाले रास्ते के दहाने पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, मगर उसे दरख्तों की शाखों से ढांप दिया गया है ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि यहाँ कोई खुफिया रास्ता अंदर किसी सुरंग को जाता है। उसने ये भी बताया था कि उस इमरजेंसी दरवाजे पर दिन के वक्त और रात के वक्त सिर्फ एक फौजी सिपाही पहरा देता है जो झाड़ियों में छुप कर बैठा होता है। मैं टीले के दूसरी तरफ आ गया था। मैंने दूसरी तरफ निगाह डाली तो मुझे नीचे कोई 100 कदम के फासले पर चिनार के 3 दरख्त साथ साथ खड़े दिखाई दिए। उन दरख्तों की ऊपरी शाखें बर्फ में छुपी हुई थी। मुझे उन दरख्तों के अका में एक ऊंचा सा मिट्टी का टिब्बा नजर आया। बकौल डोगरा मेजर की बीवी के उस टिब्बे में ही इमरजेंसी दरवाज़ा था। मैं टीले की ढलान उतरकर चिनार के दरख्तों वाले टिब्बे के पहलू में आ गया। मैं ऐसी जगह पर था जहां से मुझे टिब्बे की दीवार में ज़रा अंदर करके दरख्त की शाखें नज़र आ रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि शाखें दरख्तों से काट कर यहाँ लगाई गई हैं ताकि इमरजेंसी दरवाजे को कैमोफ्लेज किया यानी छुपाया जा सके। मैं यहाँ मोहतात हो गया। मुझे बताया गया था कि यहाँ बगैर तो मुझे कोई फौजी संतरी पहरा देता नजर नहीं आएगा, लेकिन वो किसी न किसी जगह छुप कर पहरा दे रहा होगा और मेरी नकलो हरकत का जायजा ले रहा होगा। मैं साधुओं वाले बेस में था। त्रिशूल मेरे हाथ में था। मैंने ये किया कि कभी किसी दरख्त की छाल त्रिशूल से उतार कर उसे सूंघता, कभी झुककर ज़मीन से जहाँ बर्फ़ नहीं थी वहाँ काश या कोई झाड़ी उखाड़ कर उसे गौर से देखने लगता। ये करते करते मैं टीले के नीचे टिब्बे के बिल्कुल करीब आ गया। अब मैंने साफ देख लिया कि जहाँ दरख्तों की कटी हुई शाखों से दीवार सी बनाई हुई थी उसी के पहलू में एक रास्ता अंदर जाता था। मुझे यही देखना था। मैं वापस टीले की तरफ चलने लगा तो अचानक एक तरफ से एक फौजी संतरी स्टेन गन लिए निकल कर मेरे सामने आ गया। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।